नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम 18 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम राष्ट्रीय मुद्दों से शुरुआत करके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राजव्यवस्था और फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान तक जाएंगे। इसके बाद संपादकीय का विश्लेषण करेंगे और अंत में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की। दो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। एक तो मणिपुर की राजनीतिक स्थिति और दूसरा कृषि से जुड़ा एक नया विधेयक जिस पर कुछ चिंताएं जताई जा रही हैं। तो खबर ये है कि मणिपुर में जहां फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां अब एक लोकप्रिय सरकार को बहाल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से ये मुलाकात इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है ताकि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से पटरी पर लौट सके। अब ये जो नया बीज विधेयक है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये आगे चलकर केंद्र राज्य संबंधों में एक नया टकराव का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि पंजाब ने इस पर अपनी गंभीर आपत्तियां जताई हैं। और हम सब जानते हैं जीएस पेपर 2 के लिए फेडरल रिलेशंस का टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है, खासतौर पर ईरान और आर्कटिक क्षेत्र में। ईरान में हालात काफी गंभीर हैं। वहां आर्थिक मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और खुद वहां के सर्वोच्च नेता ने ये स्वीकार किया है कि सरकारी कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत हुई है। अब सोचिए, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ईरान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार है और वहां की अस्थिरता हमारी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संकट हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तरफ तो पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव है और दूसरी तरफ सरकार के अपने कुछ फैसले, जैसे खाद्य और ईंधन सब्सिडी को हटाना। इन सब ने मिलकर वहां एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। और ये देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक कदम। अमेरिका अब ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगा रहा है। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे आजकल आर्थिक उपकरणों का इस्तेमाल रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, राजव्यवस्था एवं शासन, जो कि मेंस परीक्षा के लिए हमेशा से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक रहा है। यहाँ एक गवर्नेंस गैप का क्लासिक केस दिखता है। मतलब कानून तो बना दिया पर जमीन पर उसे उतारा नहीं। देखिए, 2017 से बात चल रही है। 2019 में मध्यस्थता परिषद यानी एसीआई के लिए एक्ट भी पास हो गया और अब 2026 आ गया है, पर यह परिषद अभी तक नहीं बनी है। ये देरी भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने की हमारी कोशिशों को कमजोर करती है। एक और संस्था जो चर्चा में है वो है चुनाव आयोग। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए उसके संस्थानों की अखंडता सबसे जरूरी होती है और चुनाव आयोग तो उस लोकतंत्र की नींव है। चलिए अब अपना फोकस बदलते हैं और अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर आते हैं। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे भविष्य को आकार देंगे। 15,600 करोड़ रुपए, इतना बड़ा निवेश हो रहा है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में, और इसे भारत की ग्रीन हाइड्रोजन वैली का दर्जा दिया गया है। ये हमारे 2070 के नेट जीरो यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अब एक थोड़ी निराशाजनक खबर इसरो से। उनका PSLV C62 मिशन, जिसमें EOS N1 सैटेलाइट था, 12 जनवरी को असफल हो गया। इसके तीसरे चरण में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। ये जरूर एक झटका है, लेकिन इसरो की खास बात यह है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है और इसके लिए उनके पास एक तंत्र है, फेलियर एनालिसिस कमेटी यानी FAC। ये शब्द याद रखिएगा। ये कोई स्थायी निकाय नहीं है, बल्कि हर मिशन विफलता के बाद इसे बनाया जाता है ताकि वजह का पता लगाया जा सके और सुधार किया जा सके। अब एक बिल्कुल भविष्यवादी अवधारणा की बात करते हैं। हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? खैर, गूगल और आइसरो मिलकर एक कमाल के विचार पर काम कर रहे हैं। डेटा सेंटर जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में। सोचिए, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर। हाँ, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लॉन्च की लागत, रखरखाव और अंतरिक्ष के निर्वात में कूलिंग करना, पर यह विचार अद्भुत है। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, संपादकीय विश्लेषण। यहाँ हम उन मुख्य तर्कों को समझेंगे जो आपके मेंस के उत्तरों में गहराई लाएंगे।
पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान देखिए, कितना शक्तिशाली है। वो साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर न्यायिक समीक्षा को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मतलब अदालत ये जरूर देखेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा वास्तविक है या सिर्फ एक बहाना। ये अवधारणा डीकपलिंग, इसको नोट कर लीजिए। जीएस पेपर 3 के लिए ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो विकास और प्रदूषण का अलग अलग होना। देखिए, 1961 से हमारा कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, पर उत्सर्जन सिर्फ 45% बढ़ा। ऐसा कैसे हुआ? प्रौद्योगिकी की वजह से, जिसे हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी कम लागत में अधिक उत्पादन। तो चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे परीक्षा के दृष्टिकोण से समेकित करते हैं, यानी कंसोलिडेट करते हैं। ये तालिका आपके रिवीजन को आसान बना देगी। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा विषय किस जीएस पेपर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और आखिर में प्रीलिम्स के लिए कुछ तुरंत याद रखने वाले पॉइंट्स। ये तथ्य बिल्कुल आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, ये जो हर दिन की मेहनत है, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये देश की सेवा करने की तैयारी है। अपने इस लक्ष्य को हमेशा याद रखें और आगे बढ़ते रहें।